पूछने हैं किसी टॉपिक में वो अपने हाथ खड़े कर लो पहले। तो मैं एक एक करके सबके डाउट्स लूंगा, तो पहले अपने हाथ खड़े कर लो जिन्होंने डाउट्स पूछने हैं। बस 2 ही बच्चों ने डाउट्स पूछने हैं अपने। 4 5 चलो शुरू करते हैं। हाँ जी वंश जेठी बोलो, तुम्हें किस पॉइंट पे डाउट है, किस टॉपिक में डाउट है? सर मुझे एक बार अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स रूल समझा दो। अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स वाला रूल। हाँ जी। अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स वाला रूल क्या कहता है कि मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें इस कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करनी है, ठीक है? दिख रहा है तुम्हें कार्बन कंपाउंड? यस। अब देखो ये तुम्हारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, जिसमें कार्बन हो गए। अब तुम लेफ्ट से करोगे तो भी 3 पे आ रहा है, राइट से करोगे तो भी 3 पे आ रहा है। तो अब हमें नंबरिंग कहां से करनी है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लो कि पहले यहां पर क्या लगा हुआ है, इथाइल, और यहां पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो हम ई वाले को लोएस्ट नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 कार्बन है तो हेक्स आ गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। इतनी बात क्लियर है? यस। अब 3 पे चेक कर क्या लगा है, इथाइल लगा है कि कौन सा ग्रुप लगा है, इथाइल। और इथाइल। 4 पे मिथाइल। इथाइल शुरू होता है ई से और मिथाइल शुरू होता है एम से। तो अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्सेस का मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्सेस का मतलब है पहले ई वाला लिखना है फिर एम वाला लिखना है। तो इसका आंसर आएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। खत्म। ओके सर। क्लियर है? हाँ जी। ये मतलब है अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्सेस का। और डाउट पूछो। वंश जेठी तुम्हारा क्या है? सर हाँ बस जी एक सेकंड, डेट मैं ऑफ वंश जेठी से बात कर रहा हूँ। नमिश 2 मिनट रुक जा। हाँ जी वंश सर जेठी कोई इस और टॉपिक डाउट? में था। ओके नो सर। हाँ जी हर्षिता, एक मिनट। नमिश तुमने इसके रिलेटेड कुछ पूछना है टॉपिक के? यस सर। हाँ बोलो नमिश। सर अगर मिथाइल भी थर्ड कार्बन पर ही लग जाए फिर कैसे लिखेंगे? अगर मिथाइल भी थर्ड कार्बन पर ही लग जाए। ये मान लो यहाँ पर इधर आ गया, इसको छोड़ के, यही कहना चाहते हो? यस सर। तो हम लिखेंगे 3 इथाइल 3 मिथाइल और उसके बाद हेक्सेन। ओके सर। हाँ जी हर्षिता बोलो, डाउट तुम्हारा कहाँ पे है? सर कि कोवलेंट बॉन्ड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है? कोवलेंट बॉन्ड्स मतलब वीक बॉन्ड्स हैं, उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या था, ऑपोजिट चार्जेस थे, और ऑपोजिट चार्जेस के बीच में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक सेकंड रुकना। हेलो हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हर्षिता आयोनिक बॉन्ड जब बनता है तो ऑपोजिट चार्जेस प्लस और माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उससे आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिनकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बट कोवेलेंट बॉन्ड्स बने शेयरिंग से, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो वीक बॉन्ड्स हैं। तो वीक बॉन्ड्स होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। सर बट एक ना लाइन पढ़ी थी मैंने एनसीईआरटी में, वो नहीं समझ आई इससे बोलो रिलेटेड। बोलो वो लाइन बोलो। वो है कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इनर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। बेसिकली वो क्या कह रहा है, तुम्हें पता है बॉइलिंग पॉइंट जज कैसे होता है? हाउ वी जज द बॉइलिंग पॉइंट? कोई बता सकता है कि किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जब हम जज करते हैं तो कैसे जज करते हैं? कोई बता सकता है मुझे? नो सर। देखो सर ये मान लो एक मॉलिक्यूल है ए, फॉर एग्जांपल मान लो ये H2O है जो कि एक कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा H2O है। अब हर्षिता तुम्हारे पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। कहता है H2O के अंदर जो OH के ऐसे बॉन्ड्स बने हुए हैं ये तो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉन्ड्स तो स्ट्रॉन्ग है। बट कहता है दो H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो कंपैरेटिवली वीक हैं। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर में देयर इज अ फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस है मेरे पास, तो फ्लोरीन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, यस और नो?
Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब मान लो मैं इन दो मॉलिक्यूल्स को बाहर ले लेता हूं, तो एक F2 का मॉलिक्यूल और दूसरा F2 का मॉलिक्यूल। कहता है ये जो F और F में बॉन्ड बना है, जो F2 बना है, F और F वाला बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, बट कहता है ये तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स है ना, ये बहुत वीक होते हैं। इनको बोलते हैं वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। इनको हम बोलते हैं वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। और इन वीक वैंडरवॉल फोर्सेस की वजह से अब जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है वो दो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिसाइड होता है। एफ और एफ में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उससे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को कोई लेना देना नहीं है, बट एक F2 का मॉलिक्यूल और दूसरे F2 के मॉलिक्यूल में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे लेना देना है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। तो हर्षिता वो कहना चाहता है कि F और F के बीच में तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बट दो F2 मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो ये बॉन्ड बहुत वीक है, जिसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज लो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं यहाँ पर, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे किसी कंपाउंड का मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास फॉर एग्जांपल अगर तुम F2 की बात कर रहे हो, ठीक है, अब मान लो तुम बात कर रहे हो Cl2 की। एक सेकंड, मेरा मार्कर चल नहीं रहा, एक सेकंड, मेरा पेन नहीं चल रहा इससे। एक सेकंड रुकना, एक्चुअली पेन चल नहीं रहा है। अब पहले तुम बात कर रहे थे मेरा ना पेन नहीं चल रहा है, एक सेकंड तुम्हें रुकना पड़ेगा। ये ऐसे ही समझा दूं? ऐसे ही Yes, sir, समझा दो सर। समझा दो देखो सर। मैं कह रहा हूं कि अब F2 की बात हो गई, अब मान लो Cl2 की बात करेंगे, तो जब हम Cl पे जाएंगे तो मोलर मास बढ़ गया है। फ्लोरीन का मोलर मास सिंपली कितना होता है, बता सकता है कोई? फ्लोरीन का मोलर मास कितना होता है? हाँ जी, कोई फ्लोरीन का एटॉमिक मास बता सकता है 19 मुझे? किसी को 19. फ्लोरीन का एटॉमिक मास नहीं पता है? 19 सर 19। 19 तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 है, बट क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। तो इसका मतलब जैसे जैसे अब क्लोरीन का एटॉमिक मास बढ़ गया, मतलब जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है वैसे वैसे ये जो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये जो वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी बढ़ती है, तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो ये लिखा हुआ है लाइन में कि जो इनके आपस में फोर्सेज है वो तो स्ट्रॉन्ग है, बट जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेज हैं वो काफी वीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगी वही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करते हैं। Okay, sir. क्लियर है हर्षिता? एफ और एफ में कितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो उससे मेल्टिंग पॉइंट नहीं डिसाइड होना, एक F2 के मॉलिक्यूल और दूसरे F2 के मॉलिक्यूल में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे तुम्हारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होना है। Okay, sir. और बोलो। और सर एक ये पूछना था, जो फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखें? उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एग्जांपल किसका लिखना चाहते हो तुम? जैसे इथेनॉल का होगा। मैं एक बार ना दोबारा चेक करता हूँ, एक सेकंड। वैसे तो चल रहा है, मेरे को लगता है इसी ऐप में प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड रुको, मैं दोबारा बंद करके चलाता हूँ। हाँ अब चल रहा है। हाँ, अब जैसे तुम्हें इथेनॉल को लिखना है तो इथेनॉल को वैसे तुम कैसे लिखोगे? ये दो कार्बन और OH। यस सर। तो क्या इसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछना चाहते हो इसका?
Yes, sir. तो ऐसे लिखोगे, तीन तरीके हैं देखो, CH3 CH2OH ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये CH3 ये CH2 और फिर उसके बाद OH, या दोनों कार्बन इकट्ठे कर दो, हाइड्रोजन ये 3 और 2 5 C2H5OH लिख सकते हो, या C2H6O, ये तीनों तरीकों से तुम इथेनॉल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख सकते हो। Okay, sir. और बोलो। नहीं बस सर। हाँ जी गान्या तुम बोलो। सर एक बार सल्फर की कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दो दोबारा। सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, यस सर। मतलब वो कैसे बनाना है वो बता दूं? यस सर। तो कुछ नहीं करना, देखो 7 गोले बनाने हैं, 8 सॉरी, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कर लोगे। सबसे पहले हर सर्कल के अंदर S लिख लो, हर सर्कल के अंदर। अब हर S के 4 इलेक्ट्रॉन्स बना लो, हर S के 4 इलेक्ट्रॉन्स, हर S के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ओवरलैप्ड रीजन है, ओवरलैप्ड यानी ये जो रीजन है सबके बीच में, जो ये ओवरलैप्ड रीजन है, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब तुम चेक कर लो, हर सल्फर के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे तुम्हें। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S8। ओके सर। हर सल्फर के गोले में तुम्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, अब तुम चेक कर सकते हो। ओके सर। नेक्स्ट बोलो गान्या। और अगर हमें आइसोमर्स बनाने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो हम ठीक है। कंफर्म कैसे करेंगे कि इतने आइसोमर्स ही बनेंगे? ओके, तो उसका एक ही आंसर है गान्या, इट इज चेक एंड ड्रॉ। मतलब सिंपल सी बात है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि हाँ इसके इतने बनेंगे। हाँ मैं तुम्हें ये कह सकता हूं कि तुम्हें क्लास 10th में मैक्सिमम पेंटेन, ठीक है, अगर उससे आगे चला गया तो हेक्सेन, बस इससे ज्यादा एग्जामिनर आगे नहीं जा सकता है। और तुम जानते हो पेंटेन के कितने बनते हैं? 3। यस और नो? यस सर। ठीक है, हेक्सेन के बनाए हैं तो तुम्हें पता होगा हेक्सेन के कितने बनते हैं। हेक्सेन के बनाए हैं, देखो अभी बना के देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया, चेक करो, ये तीसरा बन गया, दोनों ये चौथा बन गया। यस और नो? यस सर। कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है तुम्हें? सर सर, 2 को सेम डाइथाइल- कार्बन पे लगा दो। 2 को सर 2 को एक ही कार्बन पे डाइमिथाइल कर दो। कर तो दिया, ये देखो इसमें डाइमिथाइल कर तो दिया। डाइथाइल डाइइथाइल कर कहाँ दो से हो फिर। जाएगा? फिर डाइइथाइल वो same ही कहाँ बन से हो जाएगा जाएगा। भाई साहब? अगर मैं ये बना दूंगा तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो जाएगी? यस। इथाइल कहाँ से आ जाएगा इसमें? तो इसके 4 ही बनते हैं, यानी हेक्सेन के 4 ही बनते हैं, पेंटेन के 3 ही बनते हैं। अगर गान्या इसको याद रख लोगे तो ज्यादा बेटर है, वरना इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि किसके कितने बनेंगे आइसोमर्स। ओके सर। और बोलो। और सर सर एक और बन रहा है कौन सा? सर, कार्बन के एक और नीचे दूसरा कार्बन ले आओ, मतलब अरे पहले अगर बताना second लीनियर वाले में पे कितने लगाया रखूं? है। लीनियर में कितने रखूं? सर ऊपर रखो 4 अच्छा रख दिए। और सेकंड वाले के नीचे कार्बन बना दो और थर्ड वाले के हाँ। नीचे। हाँ बिल्कुल, ये भी बनेगा, तो 5 बनेंगे। तो ये बनेगा लास्ट, बस 5 बनेंगे टोटल, बिल्कुल सही है। तो इसके 5 आइसोमर्स बनेंगे हेक्सेन के, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे अब। और Yes. बोलो गान्या। सर और हमें हर एक, जैसे हमने सर हमें मतलब जैसे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास CH3OH, हमें ठीक है। हर एक ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं नोट्स में, तो हमने हम्म। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्म IUPAC नेम और कॉमन नेम सबका लर्न करना है? नहीं नहीं, तुम्हें IUPAC नेम सबका आना चाहिए। जो कॉमन नेम्स होते हैं वो तुम्हें सिर्फ फर्स्ट 2 मेंबर्स के आने चाहिए। जो IUPAC sir. नेम है वो तो तुम रूल से सबके सीखोगे, बट जो कॉमन नेम्स होते हैं वो सिर्फ फर्स्ट 2 मेंबर्स के ही आने चाहिए। ओके सर। ठीक है, और बोलो। यस सर, बस और नहीं है। ओके, हाँ जी मान्या तुम बोलो डाउट। सर जो साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन होते हैं उनके आइसोमर्स हो सकते हैं? साइक्लोहेक्सेन देखो पता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हेक्सीन बनाता हूँ, हेक्सीन, देखो यही बनेगा हेक्सीन, पहले चेक करो, ये हेक्सीन बनेगा। यस सर। यस कोई मुझे बता सकता है हेक्सीन में कार्बन 6 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 12। 12, बिल्कुल सही है मान्या। 12। C6H12। अब एक बार हम साइक्लोहेक्सेन बना के देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। चेक करो, 6 कार्बन दिख रहे हैं मान्या, यस सर। और हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे। हाँ जी सर। इसका मतलब इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C6H12। यस सर। इसका मतलब हेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन ये आपस में आइसोमर्स हैं। हेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लोहेक्सेन का आइसोमर क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन का आइसोमर क्या होगा? हेक्सीन। उसी हेक्सीन। तरह अब मैं तुम्हें इसी लॉजिक से पूछता हूं कि साइक्लोपेंटेन का आइसोमर क्या होगा? पेंटीन। पेंटीन पेंटीन विल बी आइसोमर ऑफ साइक्लोपेंटेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्कीन और साइक्लोएल्केन्स हैं दे आर आइसोमर्स टू ईच अदर, ये आपस में आइसोमर्स हैं। ओके सर, इसके 2 ही पॉसिबल है? हाँ, साइक्लोहेक्सेन इनके 2 ही बनेंगे बस। ओके सर। और बोलो डाउट? बस सर। हाँ जी, टिशा बोलो तुम डाउट। सर आपने एक वो बेंजीन का बताया था ना, साइक्लिक हाँ कंपाउंड में, वो हाँ, बताना डबल सिंगल बॉन्ड वाला। उसमें 6 कार्बन पहले ऐसे रख लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन बना लिए। उसके बाद बस अगर यहाँ पर डबल दे दिया तो नेक्स्ट सिंगल, यहाँ डबल, सिंगल डबल, मतलब सिंगल डबल ऑल्टरनेट चलाना है उसमें, और हर कार्बन पे हाइड्रोजन होगा एक। ऐसे बना लो। ठीक। इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे। इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है बेंजीन को, ऐसे गोला डाल के बीच में। ये सब बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं। बेंजीन में क्या होता है? कार्बन भी 6 होते हैं, हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, एक छोड़कर डबल बॉन्ड होएगा बेंजीन के अंदर। ओके सर। और एक नेक्स्ट सर वो बोलो। वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, वो मेरे को देखो समझ नहीं लग रही। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर मैं तुमसे पूछता हूं, मान लो यहाँ पर मेरे पास HCl गैस भरी पड़ी है। HCl गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ जी सर। क्लास 9th में क्या पढ़ा था? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यस सर। क्या ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? क्लास 9th की मैटर की प्रॉपर्टीज को याद कर लो एक बार, कि ऑल यस मैटर इज सर। मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये कुछ याद आया? यस यस सर। तो इसका मतलब ये HCl और ये HCl ये मैटर के पार्टिकल्स हैं, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल। और हमें मैटर का पता है कि 2 पार्टिकल्स के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये 2 HCl के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसी को बोलते हैं वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी को हम बोलते हैं वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके सर। यानी फॉर एग्जांपल अगर कंटेनर में मान लो Cl2 गैस भरी पड़ी है, तो Cl2 गैस एक थोड़ी होगी, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे Cl2 के। तो यहाँ पर जो Cl और Cl बनकर Cl2 बना है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट एक Cl2 और दूसरे Cl2 के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो H और Cl के बीच में अट्रैक्शन है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट एक HCl और दूसरे HCl के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके सर। और बोलो। बस सर। हाँ जी, तमन्ना तुम बोलो। सर लास्ट लाइन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule but अरे यही तो समझाया intermolecular है। forces are weak। सर अरे एक साइड पे वो कह रहा है कि strong है, दूसरी साइड वो कह रहा है weak है। यही तो मैंने हर्षिता को समझाया है। फिर से लाइन को पढ़ो, फिर से लाइन को पढ़ो। सर तो मेरी लीव हो गई थी। हाँ, फिर से लाइन को पढ़ो कि covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the बस molecule but एक सेकेंड। ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो कह रहा है H और Cl का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इतनी बात समझ आ रही है? yes sir। यानी विद इन द मॉलिक्यूल जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि H और Cl, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इतनी बात समझ आई? हाँ जी सर। आगे पढ़ो। but intermolecular forces are weak। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा।
कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर स्कूल कंपटीशन? सर दो स्कूल के अंदर सर कई हाँ, स्कूल्स के दो बीच में schools जब के बीच में, दो स्कूल के बीच में। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा स्कूल कंपटीशन? विद इन द स्कूल के स्कूल बीच के विद इन द अंदर स्कूल। ओके, इंटर क्लास कंपटीशन बिटवीन टू क्लासेस, ठीक है। और इंट्रा क्लास मतलब विद इन द सेम विद इन द क्लास। क्लास। सेम तो क्लास। उसने क्या बोला तमन्ना कि इनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इन मतलब एक HCl का मॉलिक्यूल और दूसरे HCl के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना तमन्ना, उसको मैं क्या बोलूंगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर। और मैंने अभी क्या बोला, ये फोर्सेस कौन सी होती हैं? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में वीक फोर्सेस है, विद इन द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट तमन्ना? यस सर। कि अगर ठीक मेरे है। पास किसी कंटेनर में तमन्ना HCl गैस भरी होगी ना, तो उसमें HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कहता HCl जो है, H और Cl का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, उससे कोई टेंशन नहीं है हमें। बट दो HCl के मॉलिक्यूल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसे हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वीक है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है तमन्ना सर, मेरी बात क्लियर समझ आ है। रही है? वो लाइन हाँ समझ जी आई सर, तुम्हें कि विद इन आ द गई। मॉलिक्यूल H और Cl का बॉन्ड तो मजबूत है, उसमें कोई शक नहीं है। बट एक HCl के मॉलिक्यूल में और दूसरे HCl के मॉलिक्यूल में देयर इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा अगर तुम समझना चाहो तो मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके तुम्हें बेटर समझा सकता हूँ, इफ ऑल आर ओके विद दैट। बोलो यस सर, समझा दो। यस यस थोड़ा सर। ले जाए Yes, इसको, sir. हाई जोन में ले जाए थोड़ा सा इसको। हाँ Yes, जी। sir. यस। समझो, दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी बॉन्ड्स और एक होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। एक होते हैं प्राइमरी बॉन्ड्स और एक होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स की कैटेगरी में आते हैं आयोनिक और कोवलेंट, और एक और होते हैं कोऑर्डिनेट, जिसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, आयोनिक और कोवलेंट। और सेकेंडरी बॉन्ड्स की कैटेगरी में आते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शायद तुमने ये वर्ड कभी नहीं सुना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लो NaCl, ये एक NaCl, ठीक है, ये दूसरा NaCl, ठीक है। NaCl के अंदर आयोनिक बॉन्ड है, NaCl जो बना है वो आयोनिक बॉन्ड से बना है, दैट इज अ प्राइमरी बॉन्ड। बट दो NaCl के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। भाई क्या सॉलिड है NaCl? सॉलिड होता है, यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. अगर वो Sir. सॉलिड है तो डेफिनेटली पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, यस और नो? यस। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो कि एक NaCl जो होगा उसके अंदर जो Na और Cl के बीच में बॉन्ड है दैट इज अ आयनिक बॉन्ड। बट दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज अ सेकेंडरी बॉन्ड। अब जो सेकेंडरी बॉन्ड है वो भी दो तरह का होता है। अभी तक मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा था? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, यस और नो? देखो, अगर मैं Yes, पूछूं एक वाटर का मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, मेरी बात को समझना ध्यान से, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, बता सकते हो वाटर के अंदर विद इन द H2O कौन से बॉन्ड्स होंगे? Covalent bond. सर Covalent. कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। इसमें भी H2O में कौन से, H और OH में कौन सा बॉन्ड होएगा? Covalent. कोवलेंट। अब सुनना, इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एग्री करते हो कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पर वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जो सेकेंडरी फोर्सेस होती है ना वो दो तरह की होती है, या तो होती है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ स्पेशल तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। अब मेरी बात को सुनना, यानी पहले प्राइमरी बॉन्ड बनता है और प्राइमरी बॉन्ड हमेशा मजबूत होता है, उसके बाद सेकेंडरी बॉन्ड बनता है और सेकेंडरी बॉन्ड हमेशा प्राइमरी बॉन्ड से क्या होएगा? कमजोर होएगा। चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वो आयोनिक और कोवलेंट से तो क्या होंगे? वीक होंगे। बट अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यस Yes, सर। sir. कभी Yes, sir. अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे। हाँ जी। Yes, sir. मेरे Yes, पास sir. एक बैलून है, बैलून गान्या, मैंने उस बैलून के अंदर गैस भरी, ठीक है, मैंने उस बैलून को फुलाया, ठीक है।
फुलाने के बाद वो बैलून नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों छोड़ने पर? और यही मैं उस बैलून को अगर बाहर भरवाता हूँ हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस से, मैं बताऊं सर? तब वो बैलून ऊपर की तरफ जाता है। बचपन में लिया ना तुमने गुब्बारा जो ऊपर की तरफ Yes, जाता sir. है? यस सर। सर जब मैं Yes, मुंह sir. से फुला रहा हूँ भर तो अंदर गैस ही रहा हूँ, ठीक है, और जब मैं उस सिलेंडर से भरवा रहा हूँ तब भी अंदर गैस ही जा रही है बैलून के, बट उस केस में वो उड़ रहा है और इस केस में वो नीचे ही चला क्योंकि गया। सर हीलियम नॉर्मल एयर से लाइट होती है। यस एग्जैक्टली। आप देखो जो एयर होती है ना, एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनली टू गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एयर का मोलर मास जो होता है ना वो 29 के आसपास होता है, जो मोलर मास ऑफ एयर होता है। अब हीलियम गैस का मोलर मास तो 4 है, यस और नो? तो ये तो हवा से क्या Yes. हुई, हल्की हुई, तो इसलिए हल्की। बैलून ऊपर जाएगा। जब मैं बैलून को भरूंगा तो मैं भरूंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर मास कितना हो गया? 44 ग्राम, यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. ये एयर से भारी है, तो ये बैलून को ऊपर नहीं नीचे लेके जाएगी, यस और नो? Yes, sir. सर एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सर? चीज है, चलो अभी रहने दो। हाँ जी बोलो। सर लेकिन ग्रेविटेशन का भी तो कोई फोर्स लग ही रहा है हीलियम गैस में। हाँ लगता है, उसमें क्या है, वो तो एटमॉस्फेयर, वो तो सारी चीज पे लगता है। यस सर, फिर वो ऊपर क्यों जा रही है? उसका उसे मास ऊपर कम है, गिरा नहीं है। उसका मास कम है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि अगर मास कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। ओके सर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन फोर्स, मास कम Yes, होगा तो sir. फोर्स भी कम होगी, तो अभी वो ऊपर जा रही है। ओके सर। हाँ जी दक्ष अरोड़ा बोलो। सर कुछ नहीं, बस उसका आंसर बताना जो आपने हीलियम वाला क्वेश्चन पूछा ना। अच्छा ओके। हाँ जी देख लो, किसी को कार्बन में और भी कोई डाउट है? देखो जो मैं अभी, अब पता है क्या, मैं इस टॉपिक को 1 घंटे का पढ़ा सकता हूँ, इतना इलेबोरेटेड टॉपिक है, बट द पॉइंट इज लिमिटेड हूं मैं, क्योंकि तुम 10th में लिमिटेड हो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो कि अगर तुमने फ्यूचर में मेडिकल नॉन मेडिकल लेनी है, देन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। ना तुम टीचर से गाइडेंस लेनी जरूरी समझते हो, ना तुम्हें देखो इस टाइम पे नहीं पता है कि आगे वाली क्लासों में क्या होना है क्या नहीं होना, बट हमें तो पता है ना उस चीज का जो हम देखते हुए आ रहे हैं। तो तुम समझते हो कि 10th पता नहीं नंबर ना कम हो जाए। भाई 10th क्लास में नंबर, जब मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारी कि तुम्हारे नंबर नहीं कम होंगे, देन व्हाई नॉट टू लर्न समथिंग वेरी गुड, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दैट्स योर चॉइस। हाँ जी बोलो, कार्बन में कोई और डाउट है? फिर मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, बोलो। नो सर। Sir, No, will you be sir. my friend included है? विल या यू बी माय deleted फ्रेंड है? में क्या है, क्या लिखा है उसमें? उसमें है heteroatoms. हेट्रोएटम्स पूछ लो ना, सिंपल हेट्रोएटम्स। अगर मैं कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स में क्या लगाता हूँ, कार्बन के अलावा क्या होते हैं? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए या फ्लोरीन आ जाए, तो इनको बोलते हैं हेट्रोएटम्स, सिंपल। Okay, sir. और saturated, unsaturated वाला? हाँ, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। Double और triple. Okay, sir. एग्जैक्टली। बस यस Yes, sir. चलो। Yes, sir. तो अब हमने करना है डिलीटेड टॉपिक ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 1 सेकंड रुक जाओ।